नमस्कार दोस्तों, पीसीएस पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में इंडियन पॉलिटी के पॉइंटर को डिस्कस करेंगे। आप सभी इस वीडियो को अंत तक देखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम लोग बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1919 की। कल हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ी सी बात की थी कि जो भारत सरकार अधिनियम आया था 1919 में, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट जो कि 1918 में आई थी, उसके आधार पे इस अधिनियम को पारित किया गया था। और इस अधिनियम का जो मूल उद्देश्य क्या था कि ये भारत में उत्तरदायी शासन की स्थापना करना था। और जो भारत सरकार अधिनियम 1919 की प्रस्तावना में समावेश किस चीज़ का था, तो अगस्त घोषणा के मूल सिद्धांतों का को इसमें समाहित किया गया था। और जो भारत सरकार अधिनियम 1919 कब पारित किया गया था, तो ये दिसंबर 1919 में ब्रिटिश संसद में पारित किया गया था। ठीक है, क्योंकि भारत के लिए जो भी कानून बनते थे वो ब्रिटिश संसद से ही पास होके बनते थे। और इस अधिनियम को भारत में कब लागू किया गया, तो 3 जनवरी 1921 को इसे भारत में लागू किया गया। और इस अधिनियम के द्वारा जो भारत सरकार अधिनियम 1919 ने प्रांतों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना के लिए द्वैध शासन प्रणाली को अपनाया। द्वैध शासन प्रणाली में क्या होते थे कि जो राज्य के जो विषय होते थे, प्रांत के विषय होते थे, उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया। एक आरक्षित विषय होता था, दूसरा हस्तांतरित विषय होता था। जो आरक्षित विषय होता था, इसमें जो आरक्षित विषय होता था, ये सीधे सीधे गवर्नर जो है कार्यकारी परिषद की सलाह पे कार्य करता था इन विषयों पे। और जो हस्तांतरित विषय होते थे, इस पे गवर्नर मंत्रियों की सलाह पे कार्य करता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। पहली बार भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्रीय व प्रांतीय विषयों का विभाजन किया है। पहली बार था कि जो केंद्रीय विषय थे और प्रांतीय विषयों को अलग अलग कर दिया गया भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम के तहत प्रांतीय तथा केंद्रीय सरकार के बीच सख्त विभाजन किया गया। न्याय गमन नियमों के अनुसार जो प्रांतीय सरकार तथा केंद्रीय सरकार की शक्तियों का विभाजन कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारतीय संविधान में सरकार को एकात्मक से संघात्मक में परिवर्तित करने हेतु पृष्ठभूमि तैयार करने वाला कानून कौन सा था? भारत सरकार अधिनियम 1919 था। 1919 के अधिनियम के अधीन केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य विवाद की स्थिति में किसका मत मान्य होता था? तो केंद्र सरकार का मत मान्य होता था। 1919 के अधिनियम का झुकाव संघात्मक सरकार की तरफ ज़्यादा था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अनुसार प्रांतीय स्तर पर विषयों में भ्रम की स्थिति में किसका स्पष्टीकरण मत एवं निर्णय अंतिम होता था? तो गवर्नर का होता था। किसी प्रकार का मतभेद आ जाता था प्रांतीय विषयों पर, तो जो अंतिम निर्णय उस पर लेता था, कौन लेता था? गवर्नर लेता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत में गवर्नर के अधीन कितने प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी? तो कुल 9 प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली लागू की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन प्रांतों में स्थापित होने वाली विधान परिषद किस प्रकार की थी? तो एक सदनी जो विधान परिषद थे प्रांतों में एक सदनी विधान परिषद उस समय थे। किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं के लिए पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रणाली अपनाई गई थी? तो 1919 का भारत सरकार अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधानसभाओं में पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली को शुरू की गई थी, यानी डायरेक्ट इलेक्शन की बात कर रहा है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों में पृथक निर्वाचन क्षेत्रों का विस्तार कर दिया गया। पहले क्या था कि 1919 का जो अधिनियम था 1909 का जो अधिनियम था, उसमें केवल मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की बात की गई थी। लेकिन जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम है, इसमें सिखों के लिए, भारतीय ईसाई
यूरोपीय व आंग्ल भारतीयों के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई। आगे बढ़ते हम लोग। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतीय विधान परिषदों में दलित वर्ग, श्रमिक वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए मनोनयन की व्यवस्था की गई थी। यानी जो गवर्नर होता था वो मनोनयन के द्वारा यानी नॉमिनेट करके दलितों का व श्रमिकों का प्रतिनिधित्व विधान जो परिषद थी उसमें होता था। विधान परिषद में दलितों और श्रमिकों का प्रतिनिधित्व मनोनयन के द्वारा होता था। भारत सरकार अधिनियम 1919 में प्रांतीय विधानसभा के निर्वाचन हेतु मतदान की शर्तें किस प्रकार निर्धारित की गई थी? तो अलग-अलग प्रांतों के लिए अलग-अलग थी। यानी हर एक प्रांत के लिए कोई एक ही नियम नहीं था कि कहाँ पे किस तरीके का मतदान होगा। हर एक प्रांत के लिए अलग-अलग शर्त थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों पर विधि बनाने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा दिया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा जो प्रांतीय विषय थे वो उन पे जो विधि कौन बना सकता था? प्रांतीय विधानमंडल उस पे विधि बनाते थे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अधिनियम द्वारा प्रतिवर्ष विधानमंडल के समक्ष बजट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य कर दिया गया था? 1919 के अधिनियम के द्वारा। अब इस अधिनियम के तहत ये बोला गया कि जो विधानमंडल है उसमें प्रत्येक वर्ष बजट प्रस्तुत किया जाएगा। जैसे कि आज के प्रेजेंट में ये देखा जाता है कि हर साल राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, वो विधानसभा या संसद में अपनी बजट को पेश करते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा प्रांतीय विधानसभा का कार्यकाल निर्धारित किया गया था। तो 3 वर्ष का कार्यकाल था उस समय। जो प्रांतीय विधानसभा होती थी उसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता था। और आज इस समय प्रेजेंट की हम लोग बात करें तो जो विधानसभा होती है उसका कार्यकाल कितने सालों का होता है? 5 साल का होता है। 1919 के अधिनियम के अंतर्गत प्रांतीय विधानसभा का सत्र बुलाने, स्थगित करने, भंग करने की शक्ति गवर्नर में नहीं थी। जैसे आज के भी समय में जो हमारी विधानसभा होती है उसके सत्र को बुलाने, स्थगित करने और भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? राज्य के गवर्नर के पास होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि द्वैत शासन प्रणाली में ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था। तो किस प्रांत की? पंजाब प्रांत में द्वैत शासन प्रणाली ने संतोषजनक ढंग से कार्य किया था। मंत्री गवर्नर के प्रसाद पर्यंत ही पद पर रह सकेगा। यह व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। अर्थात भारत सरकार अधिनियम 1919 में व्यवस्था की गई कि जो मंत्री होंगे वो गवर्नर जब चाहेगा तो उनको उनके पद से हटा सकता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत गवर्नर द्वारा अध्यादेश जारी किए जाने हेतु वांछित शर्त क्या थी? वायसराय की अनुमति। यानी वायसराय की अनुमति मिलने के बाद ही जो प्रांतों के गवर्नर होते थे वो अध्यादेश जारी कर सकते थे। जो भारत सरकार अधिनियम 1919 था उसके द्वारा केंद्र में प्रथम बार द्विसदनी विधानसभा स्थापित की गई। इम्पोर्टेंट है कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है इसके द्वारा व्यवस्था की गई कि केंद्र में द्विसदनी विधानसभा स्थापित की गई। यानी कि जैसे आज के समय एक लोकसभा होता है, एक राज्यसभा होता है, तो उस समय एक राज्यसभा बनाई गई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अधिनियम के द्वारा, ये तो हम लोग बात कर लिए, वह अधिनियम जिसके द्वारा प्रथमतः राज्यसभा स्थापित की गई, जिसको हम अभी बात किए राज्यसभा स्थापित की गई, तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा। 1919 के अधिनियम द्वारा स्थापित राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता था? 5 वर्ष का कार्यकाल होता था। और आज के समय प्रेजेंट में जो राज्यसभा कार्यकाल कितने साल का होता है? वो राज्यसभा इस समय हम लोगों की विघटित नहीं होती है, मतलब उसको समाप्त नहीं किया जा सकता है। उसके सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1919 के अधिनियम के अनुसार विधानसभा में कौन सा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य था? तो कर वृद्धि विषयक सभी प्रस्ताव, यानी जो मनी बिल होता था उसको प्रस्तुत करना अनिवार्य बना दिया गया था। 1919 के अधिनियम द्वारा भारत सचिव की परिषद की संख्या पुनर्निर्धारित की गई। तो उसमें न्यूनतम 8
सदस्य हो सकते थे और अधिकतम 12 हो सकते थे। और जो भारत सचिव पद कब क्रिएट किया गया था, तो ये 1858 का जो अधिनियम आया था उसके तहत भारत सचिव का पद क्रिएट किया गया था, और उस समय इसकी भारत सचिव की सहायता करने के लिए एक 15 सदस्यीय परिषद की स्थापना की गई थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1919 के अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी में भारतीय सदस्यों की संख्या पुनर्निर्धारित की गई। तो पहले जो सदस्य कितना हुआ करते थे, 2 होते थे, जो कि उन्हें बढ़ाकर 3 कर दिया गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1919 के अधिनियम के अनुसार किन विषयों पर भारतीय परिषद का मत अति आवश्यक था? तो ये कौन से विषय थे? आय व्यय तथा अखिल भारतीय सेवा संबंधी विषय थे। किस अधिनियम द्वारा लंदन में भारत के उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा एक ये नया पद को क्रिएट किया गया। ये भी इम्पोर्टेंट है कि एक भारत के लिए एक उच्चायुक्त के कार्यालय का सृजन किया गया, जो कि लंदन में होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। किस अधिनियम द्वारा प्रावधान किया गया कि केंद्रीय बजट एवं प्रांतीय बजट को अलग अलग पेश किया जाए? तो ये भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा व्यवस्था की गई कि अब जो केंद्रीय बजट होंगे और प्रांतीय बजट दोनों को अलग अलग पेश किया जाएगा या प्रस्तुत किया जाएगा। और भारत सरकार अधिनियम 1919 के द्वारा ही पहली बार लोक सेवा आयोग की स्थापना की बात की गई। इसी अधिनियम में बोला गया कि अब एक लोक सेवा आयोग की स्थापना भारत में की जाएगी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम के अधीन केंद्रीय सरकार में विहित विषय थे, यानी केंद्र सरकार किन किन विषयों पर कानून बना सकती थी? तो नाविक था, सेना, वायु संबंध, भारतीय राजाओं से संबंध, रेलवे, डाक तथा तार, मुद्रा, ऋण, आय के साधन, फौजदारी, दीवानी कानून, अखिल भारतीय सेवाएं, इन विषयों पर केंद्र सरकार कानून बना सकता था। और जो प्रांतीय सरकार होती थी वो किन विषयों पर कानून बना सकते थे? तो स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, उद्योग, बिक्री कर, सहकारी समितियां, भूमि कर, प्रशासन, सिंचाई, न्याय, पुलिस, कारागृह, इन विषयों पे प्रांतीय सरकार कानून बना सकते थे। 1919 के अधिनियम का किन लोगों के द्वारा स्वागत किया गया? तो जो कांग्रेस के मध्यम मार्गी थे, यानी जो नरमपंथी लोग थे कांग्रेस के, उन लोगों ने इस अधिनियम का स्वागत किया था। मूडी मैन समिति किस लिए गठित की गई थी? तो ये 1919 का जो भारत सरकार अधिनियम था उसकी जांच करने के लिए मूडी मैन समिति गठित की गई थी। ये इंपॉर्टेंट है, मूडी मैन समिति। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी। ये कथन किसके संदर्भ में कहा गया था? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को दिए गए विशेषाधिकारों के संदर्भ में इस बात को कहा जाता था कि जो भारत का गवर्नर जनरल राज भी करता है और शासन भी करता है। किसने कहा था कि 1919 का अधिनियम भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है? तो सुभाष चंद्र बोस ने इस कथन को कहा था कि जो भारत सरकार अधिनियम 1919 है ये भारतीयों के लिए बेड़ियों का नया जाल है। और इसके संदर्भ में गांधी जी ने क्या कहा था कि जो चेम्सफोर्ड सुधार भारत के आर्थिक शोषण तथा उसे परतंत्र बनाए रखने की प्रक्रिया के ही अंग है। चेम्सफोर्ड सुधार, क्योंकि पहले मैं आप लोगों को बताया हूँ कि ये जो भारत सरकार अधिनियम 1919 आया था, ये मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के आधार पर इस अधिनियम को पारित किया गया था या बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग बात करेंगे भारत शासन अधिनियम 1935। इस अधिनियम में क्या बोला गया कि भारत में उत्तरदायित्वपूर्ण शासन की स्थापना की जाएगी। और इस अधिनियम को कब पारित किया गया? तो अगस्त 1935 में ब्रिटिश की संसद में इस अधिनियम को पारित किया गया। और इस अधिनियम की क्या प्रमुख विशेषताएं थी? भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की जाएगी, प्रांतों में स्वायत्त शासन की स्थापना की जाएगी, केंद्र में द्वैत शासन। उसमें 1919 का अधिनियम था, उसमें क्या बोला गया था कि जो प्रांत होते होंगे उसमें द्वैत शासन होगा। लेकिन यहाँ पे क्या बोला जा रहा है भारत शासन अधिनियम में कि
केंद्र में द्वैत शासन होगा और प्रांतों से द्वैत शासन को समाप्त कर दिया जाएगा। अभी हम लोग इसके बारे में, प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त करने के बारे में आगे अभी हम लोग पढ़ेंगे। आगे चलते हम लोग। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत अवशिष्ट शक्तियां जो होती थी किसके पास होती थी? वायसराय, जो गवर्नर जनरल होता था या वायसराय, उसके पास अवशिष्ट शक्तियां होती थी। किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ शब्द प्रस्तावित किया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 में बोला गया था अखिल भारतीय संघ बनाने के लिए। भारत शासन अधिनियम 1935 में विषयों को विभाजित किया गया था, तो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। अगर हम लोग इस समय प्रेजेंट जो हम लोगों का भारतीय संविधान अगर उसकी बात करें तो संघ सूची में 97 सब्जेक्ट्स हैं, राज्य सूची में 66 विषय होते हैं और जो समवर्ती सूची है उसमें 47 विषय होते हैं। और ये जो भारतीय संविधान आज का है उसकी 7वीं अनुसूची में इन सब सूचियों का उल्लेख किया गया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किस अधिनियम के द्वारा संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? तो ये भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा। एक चीज़ हम लोग और यहाँ बात कर लेते हैं कि हम लोग जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने चर्चा किया था कि बंगाल में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी इस रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। तो उस सर्वोच्च न्यायालय केवल कोलकाता के लिए था, वहाँ के लिए उस न्यायालय की स्थापना की गई थी। और संघीय न्यायालय कि जिसका स्वरूप आज का जो हम लोगों का प्रेजेंट टाइम का जो सुप्रीम कोर्ट है उसके रूप में देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि किस अधिनियम द्वारा भारत को लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा भारत को एक लिखित संविधान देने का प्रयास किया गया। जो आज का हम लोगों का प्रेजेंट का भारतीय संविधान है उसमें लगभग 2/3 जो चीज़ें ली गई हैं वो भारत शासन अधिनियम 1935 के ही बहुत सारे विषयों को उसमें समाहित किया गया है। आगे बात करते हैं हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 में ब्रिटिश सरकार से संबंधित कुल अनुच्छेद तथा अनुसूचियां कितनी थी? तो 321 अनुच्छेद हुआ करते थे और 10 अनुसूचियां होती थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वह अधिनियम जिसके द्वारा भारत में संघात्मक सरकार की स्थापना की गई, इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात कर ली है, तो कौन सा था? भारत शासन अधिनियम 1935। मैं इसमें बार-बार एक ही चीज़ को इसलिए बोलता रहता हूँ कि उसको आप लोगों को सुन-सुन के वो अधिनियम याद हो जाए और उस अधिनियम में क्या-क्या प्रावधान किए गए थे, वो भी आप लोगों को एक एक क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में वो चीज़ें आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए। इसलिए मैं जो भारत जैसे कि यहाँ पे भारत शासन अधिनियम लिखा है इसको मैं बार-बार इसलिए बोलता हूँ कि वो सब आप लोगों के दिमाग में चीज़ें बैठ जाएँ। आगे हम लोग चलते हैं 1935 के अधिनियम में अखिल भारतीय संघ में सम्मिलित अ, होना किसके लिए अनिवार्य था? तो ब्रिटिश भारतीय प्रांतों को जो अब अखिल भारतीय संघ जब बनाने की बात बोली गई थी तो उसमें एक चीज़ ये लिखा गया कि जितने भी ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे उन सब का को अनिवार्य रूप से अखिल भारतीय संघ में शामिल होना होगा। लेकिन ये जो ऐच्छिक था या वैकल्पिक रूप से था किनके लिए? भारतीय राजाओं के लिए। यानी कि जिस प्रांतों पे या जिस क्षेत्र में अभी भी भारत के राजा उस पे उनका शासन था, तो उन लोगों के लिए उनकी इच्छा के अनुरूप था कि वो चाहें तो भारतीय संघ में शामिल हो सकते हैं या फिर उससे अलग वो रह सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अधीन संघ में सम्मिलित होने वाले सभी रियासतों के शासक के लिए अनिवार्य था कि अगर कोई शासक जो कि भारतीय शासक है अगर वो अखिल भारतीय संघ में शामिल होना चाहता है तो उसे विलय पत्र पर हस्ताक्षर करना होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार गवर्नर जनरल की नियुक्ति की जाती थी। तो जो गवर्नर जनरल या वायसराय की नियुक्ति कौन करता था? ब्रिटिश सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में और संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी के रूप में। जो गवर्नर जनरल या वायसराय होता था उसकी नियुक्ति किस रूप में होती थी? कि वो ब्रिटिश सम्राट का प्रतिनिधि होगा और संघीय शक्तियों के प्रयोगकर्ता अधिकारी होगा। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत केंद्रीय तथा प्रांतीय सरकारों के मध्य वैधानिक शक्तियों के विभाजन हेतु कितनी सूचियां बनाई गई थी? तो 3 सूचियां बनाई गई थी जिसमें एक संघ सूची होती थी उस समय 59 विषय उसमें होते थे, एक प्रांतीय सूची होती थी जिसमें 54 विषय होते थे और समवर्ती सूची होती थी जिसमें 36 विषय होता था। आगे बढ़ते हैं हम लोग।
1935 के अधिनियम के अंतर्गत जो संघीय सूची थी उसमें कौन कौन से विषय होते थे? सशस्त्र सेनाएं होता था, डाकघर, मुद्रा, रेल, विदेशी मामले, अखिल भारतीय सेवाएं, ये संघीय सूची में शामिल होते थे। भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत किसी भी सूची में उल्लिखित नहीं किए गए विषय के संदर्भ में विधि निर्माण का अधिकार किसे दिया गया था? कि भारत के गवर्नर जनरल के आदेश से केंद्रीय अथवा प्रांतीय सभाओं के अधिकार दिया गया था कि अगर कोई ऐसा विषय है जो कि किसी भी सूची में उसका उल्लेख नहीं किया गया है तो उस पे कानून जो बनाएगा वो कौन बना सकता है? गवर्नर जनरल के आदेश पे केंद्र बना सकती है या फिर प्रांतीय विधानसभा बना सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, और आज के लिए बस हम लोग इस वीडियो में इतना ही करते हैं। नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।